नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और अगर नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इस दृढ़ संकल्प यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स चल रहा है और एनसीईआरटी के स्पेशल कोर्स में हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी को स्पेशल तरीके से कवर कर रहे हैं। और ये स्पेशल तरीका कुछ इस प्रकार से है कि जितने भी चैप्टर्स के वीडियोस हम लेकर के आते हैं सारे के सारे चैप्टर्स को बेसिक लेवल से हम आपको समझाते हैं। और दूसरी बात ये कि सारे के सारे चैप्टर्स से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। और इस एनसीईआरटी के स्पेशल कोर्स में अभी तक हम क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री, इसमें आपको 3 भाग देखने को मिलते हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ठीक है। अर्थात इसको 3 पार्टों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब जो 3 पार्टों में विभाजित किया गया, इसमें सबसे पहला वाला जो पार्ट है, इसमें आपको देखने को मिलता है प्राचीन भारत का इतिहास। पार्ट 2 में अर्थात भाग 2 में आपको देखने को मिलता है मध्यकालीन भारत का इतिहास और पार्ट 3 अर्थात भाग 3 में आपको देखने को मिलता है आधुनिक भारत का इतिहास। अर्थात क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को 3 भागों में विभाजित किया गया जिसमें आपको संपूर्ण इतिहास देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो हमने क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री डिस्कस की थी, इसमें क्लास 6 में आपको प्राचीन, क्लास 7 में आपको मध्य और क्लास 8 में आपको आधुनिक भारत का इतिहास देखने को मिला था, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इन सभी के वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी देख लीजिएगा। और सारे के सारे वीडियोस को हमने एक ही प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया और प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जिसका आप लोग जाकर के देख सकते हैं और सारे के सारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। हम आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस करना जिससे कि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को कर सकें, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो अभी तक हम क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी को डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ने क्लास 8 के बाद में डायरेक्ट क्लास 12 को क्यों उठाया, क्लास 9th, 10th और 11th को सर ने क्यों नहीं उठाया। तो देखिए, जो क्लास 9th, 10th और 11th की एनसीईआरटी हिस्ट्री है, इसमें आपको जो नई वाली है, इसमें विश्व का इतिहास देखने को मिलता है जिसमें आपको भारत का कम मिलेगा और विश्व का मिलेगा, ठीक है। तो विश्व का अर्थ क्या हुआ कि ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप यूपीएससी की क्यों ना बात कर लें, विश्व का इतिहास नहीं पूछा जा सकता, नहीं पूछा जा सकता। हम यही कहेंगे क्योंकि अगर पूछा भी गया हुआ कभी न कभी तो कभी कभी पूछ दिया जाता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं। एक आध सवाल अगर पूछ भी दिया गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप क्लास 9, 10th और 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इसमें टाइम भी काफी लग जाएगा। हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं और इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बल्कि जो क्लास 11 की एनसीईआरटी हिस्ट्री है ओल्ड वाली, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो क्लास 11th की ओल्ड वाली एनसीईआरटी हिस्ट्री है, इसको हम लास्ट में कवर करेंगे जब सारी की सारी एनसीईआरटी कवर कर लेंगे उसके बाद में। तो आज से हम स्टार्ट करें क्लास 12th की एनसीईआरटी हिस्ट्री को, ठीक है। और हम आपको यहां पर एक बात और बताना चाहते हैं कि जो क्लास 12th की एनसीईआरटी हिस्ट्री है, इसमें आपको काफी बड़े बड़े चैप्टर देखने को मिलेंगे। और जो क्लास 6 की एनसीईआरटी, क्लास 7 की और क्लास 8 की एनसीईआरटी में हमने इतिहास देखा था, वो उसका कुछ हायर लेवल का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप देखें, क्लास 6 में भी आपको मिला था प्राचीन भारत का इतिहास, उसके भाग 1 में भी आपको प्राचीन भारत का इतिहास ही देखने को मिलेगा। लेकिन क्लास 6 में आपको काफी सारी बेसिक जानकारी मिलेंगी, काफी सारा बेसिक इतिहास देखने को मिलेगा। और इसमें जो भाग 1 मिलेगा, ये आपको इंपॉर्टेंट ज्यादा होंगे, वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक क्लास 6 का नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिएगा और इसके बाद में आगे बढ़ते हुए आइएगा, ठीक है। अब आज हम जो आपके लिए लेकर के आए हैं वो क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 1 लेकर के आया हूं। जी हाँ, पार्ट 1 का अर्थ यहाँ पर यह है कि सारे के सारे चैप्टर्स जो भी क्लास 12 में आपको मिलेंगे ये काफी बड़े हैं और इन बड़े बड़े चैप्टर्स को अगर हम एक ही वीडियो में कवर करते हैं, एक चैप्टर को एक वीडियो में, तो 2 घंटे के आसपास का वीडियो बनता है, ठीक है। अब 2 घंटे का वीडियो लाने का अर्थ हुआ कि आपका समय काफी ज्यादा एक ही वीडियो में जाएगा, ठीक है। और मतलब हम इतने अच्छे तरीके से टॉपिक को डिस्क्राइब भी नहीं कर पाते, इसीलिए हमने निर्णय लिया है जो क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री है इसको हम कई पार्टों में लेकर के आएंगे। अर्थात चैप्टर 1 को 2 से 3 पार्ट में, चैप्टर 2 को इसमें भी काफी मटेरियल मिलता है तो इसको भी 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, मतलब 2 से 3 पार्टों में आपको सारे के सारे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां।
और इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी मिलती है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, उसमें क्या-क्या था, किस प्रकार की व्यवस्था थी, किस प्रकार की संस्कृति थी, इसके विषय में, ठीक है? तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि ये एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स हमारे द्वारा बिल्कुल फ्री में लाया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट लाया गया है, तो मैं चाहता हूं कि इसका फायदा सभी स्टूडेंट उठाएं, सभी के पास में ये कोर्स पहुंचना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जिसको ना ज्वाइन कर सके, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर अवश्य कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक अवश्य देखना, ठीक है? इसमें सबसे पहला टॉपिक मिलता है परिभाषित शब्द, स्थान तथा कला, ठीक है? उसमें सबसे पहला पॉइंट दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्य संस्कृत भी कहा जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत, ठीक है? संस्कृत को आप लोग कह सकते हैं कल्चर, यहाँ पर संस्कृत भाषा नहीं बल्कि कल्चर आप कह सकते हैं, ठीक है? तो पुरातत्वविद जो है इस संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूहों के लिए करते हैं जो कि एक विशिष्ट शैली की हैं, अर्थात हड़प्पा सभ्यता से संबंध रखते हैं, अर्थात एक विशिष्ट शैली के हैं होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या फिर एक कालखंड से संबंधित होते हैं, अर्थात एक समय की अलग संस्कृति उस समय की, ठीक है? अर्थात एक समय का अलग कल्चर, जैसे कि आप देखते हैं यूरोप का कल्चर अलग है, भारत का कल्चर अलग था पहले की, अर्थात भारत की संस्कृति पहले अलग थी, आज अलग है। इसी प्रकार जो हड़प्पा की संस्कृति थी उसके विषय में बताया जा रहा है, ठीक है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हड़प्पा संस्कृति कहा जा सकता है, कहा मतलब कहा जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं, ठीक है? तो क्या है कि देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये सिंधु नदी के आसपास जितनी भी सभ्यताएं पाई गई हैं पुराने समय की, उन सभी को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। लेकिन इसको हड़प्पा संस्कृति इसलिए कहा जाता है, सबसे पहले हड़प्पा पुरास्थल की खोज हुई थी, ठीक है? इसके बाद में जितने भी ऐसे स्थल पाए गए उन सभी को हड़प्पा संस्कृति का स्थल कहा गया, ठीक है? कि ये उस समय के हड़प्पा संस्कृति का स्थल है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरा वस्तुओं में, देखिए हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो भी हमको पुरा वस्तुएं मिली हैं उनमें मोहरे हैं, मनके हैं, बांट हैं, पत्थर हैं, फलक हैं और पकी ईंटें शामिल हैं, ठीक है? अर्थात इतनी चीजें हमको देखने को मिलती हैं हड़प्पा सभ्यता की उस समय की पुरा वस्तुओं में, कि उस समय की जो भी वस्तुएं थी उनमें इतनी सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है? अब ये जो वस्तुएं हैं ये सारी की सारी वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली हुई हैं और ये सारे के सारे क्षेत्र जो है एक दूसरे से काफी लंबी दूरी पर स्थित है, अर्थात यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता थी वो घनी नहीं बसी हुई थी, अर्थात काफी दूरी दूरी पर शहर बसे हुए थे, ठीक है? और ये पास में नहीं थे। एक मिनट में इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, जी सही है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति थी, जो भी शहर बसे हुए थे वो एक ही मतलब घने नहीं बसे हुए थे, जैसे कि आजकल आप देखते हैं उत्तर प्रदेश बहुत ही घना बसा हुआ है, इसमें आबादी भी सबसे ज्यादा है, ठीक है? तो आजकल की जनसंख्या ज्यादा है लेकिन उस समय की क्या थी, आधुनिक तकनीक बहुत अच्छी थी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ये भी पता चल जाए किस प्रकार से तकनीक अच्छी थी, क्या क्या था। अगला पॉइंट मिलता है कि इस सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा के नाम, हड़प्पा नामक स्थान जहां पर यह संस्कृति सबसे पहली बार खोजी गई थी इसके नाम पर किया गया, अर्थात सबसे पहले हड़प्पा के स्थान की खोज हुई थी। अब यहां पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि हड़प्पा स्थान की जो खोज हुई थी सबसे पहले ये कैसे हुई थी। तो आपको मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में पढ़ाया है कि जो हड़प्पा स्थान इसकी खोज किस प्रकार से हुई, इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हड़प्पा के संबंध में आप पहले क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा, इसके बाद में इसको पढ़िएगा, नहीं तो आप पहले इसको पढ़ लीजिएगा, बाद में भी वापस जा सकते, ठीक है? क्या हुआ था, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस समय जो इंजीनियर्स थे रेलवे लाइन को बिछाने वाले, उन्होंने पैसे बचाने के लिए ये जो हड़प्पा संस्कृति थी, हड़प्पा के पुरास्थल से वहां से हजारों ईंटें निकाल ली और ये आप कह सकते हैं कि पूरे 100 मील की दूरी तक लाहौर से लेकर के मुल्तान के बीच में जितनी भी रेल की पटरियों के नीचे ईंटें बिछाई गई थी, सारी की सारी ईंटें वो लोग हड़प्पा के पुरास्थल से खोद कर ले गए थे। कहां से, हड़प्पा से, ठीक है? अब जब हड़प्पा से खोद कर ले गए तो वहां पर कुछ समय बाद में इसकी खोज की गई कि ये तो बहुत ही पुराना स्थल है, ठीक है? 1875 में हड़प्पा पुरास्थल सर्वश्रेष्ठ के हड़प्पा पुरास्थल इसकी पुरातत्वविद सर्वेक्षण के सबसे पहले जनरल जो थे वहां पर वो थे अलेक्जेंडर कार्निंगन, ठीक है? कार्निंघम थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, मतलब इसमें इसका जो परीक्षण होता खोज नहीं की थी, जो इसका परीक्षण हो रहा था, इसकी जो खुदाई चल रही थी उस समय यही थे, उस समय के भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सबसे पहले जनरल थे ये, और इन्होंने इसकी खुदाई कराई थी, इसके विषय में जानकारी प्राप्त की थी और उसमें बताया गया था कि जो हड़प्पा पुरास्थल है यहाँ से जो ईंटें खोद कर ले गए पूरी 100 मील लाइनें बिछाई गई थी जो उसके नीचे डाली गई थी, ठीक है? आगे बढ़ते, फिलहाल आज का हमारे टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक यहाँ पर है, ठीक है?
तो क्या हुआ है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका नाम पर कब किससे पड़ा है, हड़प्पा नामक स्थान से पड़ा है, जो कि सबसे पहले इसकी खोज हुई थी इस संस्कृत में, ठीक है। इसके नाम पर ही सारे के सारे स्थलों का नाम रखा गया। जो भी इसके बाद में इसके हड़प्पा की खोजने के बाद में इसके जैसे स्थल जितने भी मिले उन सभी को हड़प्पा संस्कृत का पुरस्थल कहा गया, ठीक है। अब इस काल का निर्धारण लगभग 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच का है, अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता ये आज से लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व था, ठीक है। अर्थात 2600 से लेकर 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच में ये हड़प्पा सभ्यता थी और इसके बाद में इसका पतन हो गया, ठीक है। अब इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले अर्थात हड़प्पा सभ्यता से पहले और उसके बाद में अर्थात आज से 2600 ईसा पूर्व से पहले और 1900 ईसा पूर्व के बाद में कोई भी संस्कृत ऐसी नहीं है जो कि अस्तित्व में थी जिसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसके लिए जिन्हें हम क्रमशः आभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है, ठीक है। अर्थात इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में संस्कृतियां अस्तित्व में थीं जो उनको हम लोग क्या कहते हैं, आभिक हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा, अर्थात हड़प्पा सभ्यता से पहले और हड़प्पा सभ्यता के बाद में, ठीक है। अब इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृत भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, चित्र को भी आप लोग समझ लीजिएगा। ये हड़प्पा पुरास्थल से पाई गई एक मोहर है, ये हड़प्पाई मोहर है जो कि उस समय के लोग प्रयोग करते थे। ये आपको इसमें एक चित्र दिया जा रहा है, चित्र है और देख सकते हैं आप लोग। इस मोहर का उपयोग किया गया था जब हमारे यहाँ पर मोहनजोदड़ो नाम की मूवी बनी थी जिसमें ऋतिक रोशन ने एक्टिंग की थी, उसमें हीरो बने थे। उन लोग वो इससे मोहर को दिखाते हुए दिखाई गई कि देखिए मोहर है, ये मेरे पास में सारी नाटक किया गया था, तो उसमें मोहर दिखाई गई है, ठीक है। इसके बाद में ये कुछ बांट हैं, फलक हैं और मनके हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हड़प्पा पुरस्थल से पाए गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट मिलता है मैप का, ठीक है। तो मैपिंग के माध्यम से थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा कि उस समय कैसे मतलब कहाँ कहाँ पर हड़प्पा के पुरस्थल पाए गए हैं। बताया जा रहा है ये है अरब सागर, ठीक है। ये है अरब सागर और कुछ महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पा के पुरस्थल पाए गए हैं जिनमें सिंध में पाए गए हैं, मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं, आमरी में पाए गए हैं, बालाकोट में पाए गए, चनहुदड़ो में पाए गए हैं, गंभेरी वाला में पाए गए। जितने भी स्थान यहाँ पर दिए गए, जितने भी नाम दिए गए, हर स्थान पर हर जगह पर हड़प्पा के पुरस्थल पाए गए। और मैं यहाँ पर एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप लोग जितने भी हड़प्पा पुरस्थल पाए गए सभी का नाम याद कर लीजिएगा, सभी को समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले एक बार इस पर प्रश्न बन चुका है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा पुरस्थल नहीं, इस प्रकार का प्रश्न बना था। और उम्मीद है कि आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को गहन ध्यान में रखते होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है बीसी एसी टीसी, तो इसको भी समझिएगा। देखिए अधिकतर जगहों पर आपने लिखा देखा होगा ईसा पूर्व और अधिकतर जगहों पर आपने लिखा देखा होगा ई बनी होती है सिर्फ ये बारी, ठीक है। तो इनका अर्थ क्या होता है इसको एक बार समझ लीजिएगा। बीसी, बीसी इंग्लिश में लिखा जाता है, इसका अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ठीक है। और इसके बाद में अगला पॉइंट मिलता है एडी का। एडी भी आपने कई स्थानों पर लिखा देखा होगा। एडी का अर्थ होता है एनो डोमे और इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं ई, हिंदी में इसे ई लिखा जाता है। ई का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, अर्थात जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ उस वर्ष से, ठीक है। तो ई इसके लिए लिखते हैं और ईसा पूर्व किस लिए लिखते हैं, ईसा मसीह के जन्म के पहले। आप लोगों ने कई स्थानों पर लिखा देखा होगा कि 1960 ई का अर्थ तो ईसवी, ठीक है, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 1960 वर्ष तक, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते तो अगला पॉइंट मिलता है। उल्लेखनीय है कि आजकल एडी के स्थान पर सीई का प्रयोग होता है, किसका, सीई का प्रयोग होता है एडी के स्थान पर, ठीक है। और जो बीसी होता है बीसी के स्थान पर बीसीई का प्रयोग होता है आजकल, ठीक है। अब जो सीई है अर्थात एडी के स्थान पर जी सीई का प्रयोग करते हैं तो सीई का अर्थ यहां पर निकल कर आता है कॉमन एरा, ठीक है। और जो बीसीई का प्रयोग करते हैं बीसीई का निकल कर आता है कि बिफोर कॉमन एरा, अर्थात एडी का अर्थ है सीई जिसको हम लोग कॉमन एरा कहते हैं, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, ठीक है। इसके अंदर जो बीसीई आता है इसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है। अब विश्व में अब जो ये अक्षर आते हैं बीसीई है या फिर बीसी है, इनका प्रयोग सामान्य हो गया है, अधिकतर इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि कभी कभी अंग्रेजी में आप लोगों को बीपी लिखा भी मिल जाता है, क्या, बीपी, ठीक है। तो जो बीपी है इन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जिनका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, अर्थात वर्तमान से पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है हड़प्पा संस्कृत। हड़प्पा संस्कृत भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिएगा, अर्थात उस समय की जो कल्चर था उसको। तो हड़प्पा संस्कृत में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग थार रेगिस्तान से लिए हुए पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए किया गया। किसके लिए, पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए
लिए किया गया जो कि थार रेगिस्तान से लगा हुआ है, ठीक है। इसका उपयोग है, इसका नाम दिया गया चोलिस्तान, ठीक है। अब जो चोलिस्तान है इसकी गिनती आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियों में की जाती है। यहां से कुल मिलाकर के 239 बस्तियां प्राप्त हुई, ठीक है। अब जितनी बस्तियां प्राप्त हुई जहां से मैंने यहां पर लिख कर रख लिया है, मतलब पूरा टॉपिक को लाए आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियां जो है उनके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। सिंध तथा सिंधु तथा चोलिस्तान जो कि थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसमें बस्तियों की संख्या के संदर्भ में कुछ आंकड़े पर पेश किए गए, आप लोग एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि बस्तियों की कुल संख्या सिंध में पाई गई है 106 बस्तियां थी सिंध में, चोलिस्तान में 239 थी। हड़प्पा सभ्यता के जो आरंभिक हड़प्पा स्थल पाए गए था, पहले वाले जो जिनका विकास सबसे पहले हुआ था, ये जो आरंभिक हड़प्पा स्थल थे इनमें सिंधु में कुल मिलाकर के 52 ये तो स्थल पाए गए हैं और चोलिस्तान में 37 स्थल पाए गए। इसके बाद विकसित हड़प्पा स्थल अर्थात जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके थे वो 65 हड़प्पा स्थल पाए गए। कहां पर? सिंध में। इसके बाद में 136 पाए गए चोलिस्तान में, ठीक है। इसके अंदर नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां अर्थात जो नए स्थलों पर आकर के बाद में लोग बसे थे 43 पाई गई सिंध में और 132 पाई गई हैं कहां पर? चोलिस्तान में, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल अर्थात जिनका त्याग कर दिया गया था 29 पाए गए हैं सिंध में और इसके अंदर चोलिस्तान में 33 पाए गए, ठीक है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट मिलता है निर्वाह के तरीके। जिस प्रकार से आजकल आप लोग देखते हैं कि जो हम लोग हैं क्या क्या खाते हैं क्या क्या पीते हैं, आजकल तो बहुत आगे हम लोग निकल आए, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, इसको भी एक बार समझिएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया गया कि हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों, जिनमें गेहूं है, जौ है, दाल है, सफेद चना मिलता है और तिल मिलता है, ये सभी शामिल है, ठीक है। अर्थात इतनी चीजों का वो लोग उपयोग करते थे। इसके अंदर जो बाजरा है, बाजरा के साक्ष्य हमको केवल गुजरात के स्थानों से प्राप्त हुआ है। इसके चावल के दाने हमको अपेक्षाकृत बहुत ही कम मिले, अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उस समय जो सबसे ज्यादा चलन में था गेहूं, दाल, सफेद चना और तिल सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसके अंदर बाजरा का उपयोग मतलब किया जाता है, लेकिन इसका हमको साक्ष्य केवल गुजरात से ही मिलता है, ठीक है। और चावल मतलब अपेक्षाकृत कम उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अंदर अगला पॉइंट मिलता है कि हड़प्पा स्थलों से मिली हुई जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल हैं। अर्थात इतनी चीजों की हमको वहां से हड्डियां मिलती, जिससे पता चलता है कि इन सभी चीजों को वहां पर या तो पाला जाता होगा या तो मारा जाता होगा, ठीक है। अर्थात इसके विषय में समझिएगा, जो पूर्व प्राणी विज्ञानी हैं इन सभी का अथवा जो जीव पुरातत्विक हैं इनके द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है। अर्थात इन्होंने जब इन हड्डियों को लिया, इसके साथ में अध्ययन किया, जब पूरी जांच परखी, तो इससे ये पता चलता है कि जानवर की हड्डियां मिली सारी की सारे जानवर पालतू थे, ठीक है। सारे जानवर पालतू थे और जंगली जातियों में जो जंगली प्रजाति है उनमें बड़ा अर्थात सुअर, हिरन और घड़ियाल की हड्डियां मिली हैं, ठीक है। जो सुअर है इसे जंगली प्रजाति कहा जाता है, तो जंगली प्रजातियों में सुअर है, हिरन है और घड़ियाल है, इनकी हड्डियां मिलती हैं। और हम ये आज तक नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी जो हैं ये स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे जिनकी हमको हड्डियां मिली, अर्थात बराह है अर्थात सुअर जिसको कहते हैं, हिरन है और जो घड़ियाल, इनका शिकार स्वयं करते थे, या फिर जो आखेट समुदाय के लोग थे उनसे इनका मांस प्राप्त करते थे, अर्थात वो लोग इनका शिकार करते थे और इनसे हड़प्पा वासी के लोग मांस प्राप्त करते थे। तो इनमें से अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं, मछली है, पक्षी, इनकी भी हड्डियां मिलती है। इससे क्या पता चलता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कृषि प्रौद्योगिकी की। आजकल अगर आप कृषि प्रौद्योगिकी देखोगे तो हम काफी आगे पहुंच गए, काफी विकसित हो चुकी है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के समय कैसी कृषि प्रौद्योगिकी थी उसको भी समझिएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मिलता है कि अनाज के दानों से कृषि के संकेत तो मिलते हैं। जब ये अनाज है तो इसका अर्थ है कि पहले खेती तो की जाती थी, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में हमको स्पष्ट जानकारी मिलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उस समय का लिखा हुआ आपको कोई साक्ष्य नहीं मिलता है जिसमें इतिहास लिखा रखा हो कि हाँ इस वजह से या फिर ऐसे हमको इसके विषय में जानकारी मिल जाए। पहले की इतनी चीजों के विषय में हमको जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। बस इतना पता है कि उस समय कृषि की जाती थी और मतलब इन सारी चीजों का उत्पादन किया जाता, ठीक है। अब अगला पॉइंट मिलता है मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां इस बात को इंगित करती हैं, यह इंगित का अर्थ होता है कि इस बात को बताती हैं, ठीक है। यह इंगित करती हैं कि वृषभ का अर्थ होता है बैल, ठीक है, बैल के विषय में जानकारी देती हैं, ठीक है। अर्थात जो हमको वहां की मृण मूर्तियां मिली हैं, जो वहां के मोहरें मिलती हैं, रेखांकित मृण मूर्तियां, इनसे पता चलता है कि पहले बैलों का प्रयोग किया जाता था। और इसी आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं, जो हमारे के पुरातत्वविद हैं वो मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। और साथ ही साथ चोलिस्तान के कई स्थानों से हमको बनावली और
जो कि हरियाणा में है, चोलिस्तान के कई स्थानों से और बनावली के स्थानों से हमको मिट्टी के बने हुए हल प्राप्त हुए। अब जब मिट्टी के हल प्राप्त हुए तो इसका अर्थ ये भी निकलता है कि पहले हल का भी उपयोग किया जाता होगा, अर्थात बैलों से खेत को जोता जाता था, बैल काम करते थे और हल के माध्यम से खेत को जोता जाता था। इसी आधार पर पहले कृषि की जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि पुरातत्वविदों को कालीबंगन, जो कि राजस्थान में कालीबंगन नामक स्थान पर जुते हुए खेतों के भी साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात वहां पर खेत जोते गए थे उनके साक्ष्य भी मिलते हैं। अब जो वहां पर जोते गए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं जो कि आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबद्ध हैं, इस खेत में हल रेखाओं में जो ये हल्की रेखाएं बनी हैं, इनके दो समूह मिले हैं। ठीक है, जो कि दो दो समूह मिले और जो दो समूह है ये दोनों को एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक है, अब जब समकोण कोण पर काटते हैं तो इससे ये विद्यमान होता है, इससे पता चलता है कि ये जो इससे मतलब पता चलता है कि एक साथ दो अलग अलग प्रकार की फसलें यहां पर उगाई जाती थी। ठीक है, अर्थात इस लाइन में कोई और, इस लाइन में कोई और। ठीक है, अर्थात वहां पर दो एक तरह की मतलब दो फसलें एक ही साथ उगाई जाती थी और मतलब समकोण पर कटे हुए मतलब कटाए हुए विद्यमान मिलते हैं, जो कि मतलब जुताई की जाती थी, समकोण तरीके से की जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है मोहनजोदड़ो का। ठीक है, मोहनजोदड़ो जिस पर एक मूवी बन चुकी है, अगर आप लोग नहीं देखिए तो मैं कहूंगा एक बार आप लोग अवश्य देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो हमारे की संस्कृत पर बनी हुई मूवियां हो उनको अवश्य देखिए, जैसे कि झांसी की रानी है, या फिर आपको जो मिलती है जे बाजीराव मस्तानी है, या फिर हम बात करें आपको जो अभी बनी है इनकी ये मतलब मोहनजोदड़ो बनी है, सारी सारी मूवियां देखा करिएगा, ये आपके लिए अच्छी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसी मिलता है, एक नियोजित शहरी केंद्र। ठीक है, अब भैया एक मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले मतलब सबसे अनूठा जो पहलू मिलता है, ये शहरी केंद्र का विकास मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी शहरी केंद्रों का विकास हुआ था सबसे अच्छा हुआ था। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि आज जो हमारे यहाँ पर क्षेत्र में विकास किया जाता है, जो शहरी केंद्रीय मतलब व्यवस्था है जो शहरों को बनाने की, इतनी अच्छी नहीं है जिस प्रकार की पहले थी। या पहले क्या होता था, पूरी संरचना तैयार की थी पूरे शहर की बनाने के लिए, इसके बाद में वहां पर शहर का विकास किया था। ठीक है, इसको समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट यहां पर मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे पहले प्रसिद्ध पुरा स्थल है, पर सबसे पहले खोजा गया स्थल मिलता है हमको हड़प्पा। ठीक है, अर्थात अगर हम बात करें हड़प्पा संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन सा है तो वो होगा मोहनजोदड़ो, सबसे पहले खोजा गया तो ये होगा हड़प्पा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है कि इसमें बस्ती दो भागों में विभाजित थी। जो मोहनजोदड़ो यहाँ पर जो बस्तियां थी दो भागों में विभाजित होती थी, और एक छोटा लेकिन ऊंचा होता था, ऊंचाई पर बनाया गया भाग होता था, और दूसरा अधिक बड़ा होता था लेकिन नीचे इलाके में बनाया जाता था। ठीक, अर्थात पुरातत्वविदों ने कमसा दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया, अर्थात जो ऊंचाई पर बना हुआ इलाका होता था, जो उन दो बस्तियां जो होती थी ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर चित्र में रख लिया है, आप लोग चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ये कहा जाता है दुर्ग, जो कि ऊंचाई पर और छोटी बस्ती बनाई जाती है। और समाप्त ये बताया जाता था कि जो ऊंचाई पर जो दुर्ग वाला इलाका है, यहाँ पर पुरोहित लोग रहते थे, अमीर वर्ग के लोग रहते थे, राजसी परिवार के लोग रहते थे, और जो ये वाला निचला शहर होता था जो कि नीचे इलाके में बनाया जाता, और ये मतलब निचले इलाके में बनाया जाता था, तो इसका क्या होता था, ये काफी बड़ा होता था, और यहाँ पर जो मजदूर वर्ग के लोग होते थे, काम करने वाले होते थे, अर्थात आम लोग होते थे, वो यहाँ पर रहते थे। ठीक है, तो इसके विषय में और समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये तो समझ गए कि जो हड़प्पा की बस्तियां दो भागों में विभाजित होती थी, एक ऊंचाई पर बना होता था, एक बस्ती ऊंचाई पर बनी होती थी और दूसरी निचले इलाके में। ठीक है, जो ऊंचाई पर बनी होती थी उसको हम लोग कहते थे दुर्ग, और जो निचले इलाके में बनी होती थी इसको निचला शहर का नाम दिया गया। ठीक है, अब जो दुर्ग था, दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की जो संरचना थी कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी हुई थी, और दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसके नीचे इसके निचले शहर से इसे अलग कर दिया गया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, जो दुर्ग वाला इलाका इसको दीवार से घेर दिया गया, अर्थात इससे अलग कर दिया गया। अब जो ये वाला क्षेत्र है निचला शहर है, निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था, अर्थात इसको भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर भी बनाया गया था। जो निचला शहर है, निचले शहर में कई भवन ऐसे थे जिनको ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, जो कि नींव का कार्य करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है कि एक बार चबूतरों के यथा स्थान बनाने के बाद में शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया जाता। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया जाता और फिर उसके बाद में उसके अनुसार कार्यान्वयन होता था। ठीक है, अर्थात जैसे कि आजकल आप लोग देखते हैं, जब आप घर बनाने जाते हैं या फिर कुछ भी करने जाते हैं, तो पहले आजकल जो शहरों में घर बनाया जाता है उसके लिए परमिशन ली जाती है कि हम यहाँ पर ये मैप है और यहाँ पर ऐसा घर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और जब आप लोग घर भी बनाते हैं तो पहले उसका नक्शा बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हड़प्पा पुरा स्थल के लोग थे,
ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो लोग क्या करते थे, जो निचला शहर या फिर जो ये बड़ा शहर, दोनों शहरों को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, इसका एक पूरा ढांचा बनाते थे, ढांचा बनाकर तैयार करते थे। क्या करते थे, सबसे पहले चबूतरे बनाते थे और गलियां बनाते थे। ठीक है, इसके बाद में उन चबूतरों के ऊपर मकान बनाए जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मैप दिया रहा है, यहाँ पर कुछ लिखा है, नक्शे पर रोमन लिपि के अक्षर उन विविध पुराविदों के नामों का संकेत करते हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो के विविध क्षेत्रों में खुदाई करवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर नाम भी दिया है, पूरा स्थल 2 है ये, इसके बाद में ACC क्षेत्र है और पूरा स्थल बना है ये, मतलब काफी सारे दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं। देखिए क्या होता था, जब ये हड़प्पा पुरस्थल के घर बनाए जाते तो यहाँ पर ईंटों का प्रयोग किया था। ठीक है, और जो ईंटें होती थी ये या तो धूप में सुखा करके या तो भट्टी में पका करके बनाई गई होती थी। ठीक है, अर्थात जो उस समय की ईंटें थी वो आज भी मिली है, काफी मजबूत है, या तो उनको धूप में सुखाया गया होगा या फिर भट्टी में पकाया गया होगा। ठीक है, अब ये जो ईंटें थी एक निश्चित अनुपात की होती थी, एक निश्चित अनुपात की होती है, जिस प्रकार से आजकल आप लोग देखते हैं एक निश्चित अनुपात की होती है, इसी प्रकार से पहले की सारी ईंटें एक निश्चित अनुपात की मिली हैं। और इनका अनुपात भी यहाँ पर दिया गया है, जहां पर जो लंबाई होती थी वो लंबाई और चौड़ाई, ये ऊंचाई की क्रमशः 4 और दोगुनी होती थी। अर्थात ये जो ईंट है, ईंट की जितनी ऊंचाई होगी, ये वाली ऊंचाई, ठीक है, जितनी मोटी ईंट होगी उससे 2 गुना चौड़ी होगी और जितनी मोटी ईंट होगी उससे 4 गुना लंबी ईंट होगी। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर था। ठीक है, और इस प्रकार ईंटें सभी बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसका विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता है। जो स्नानागार है इसको हमने क्लास 6 एनसीईआरटी में कंप्लीट पढ़ाया भी है और चित्र भी लेकर के आया, तो सब कुछ पढ़ाया, मैंने बार बार लाना आवश्यक नहीं समझा क्योंकि मैं एक बार पढ़ा चुका हूं आपको, तो आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। अगला पॉइंट मिलता है इसी में नालों का निर्माण। ठीक है, तो नालों का निर्माण भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी जो विशेषताओं में से एक है वो ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें, भैया निचले शहर को नक्शे को देखने के बाद मैं तो पहचान नहीं पाऊंगा उसमें, आप भले ही पहचान लें, तो क्या बताया जा रहा है कि निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अर्थात यहां पर क्या है, जो गलियां बनाई गई थी, जो सड़कें बनाई गई थी और जो नालियां बनाई गई, सभी को समकोण पर काटते हुए बनाया गया था और एक ग्रिड पद्धति से में बनाया गया था। ठीक है, अब ये जो गलियां बनाई गई, सबसे पहले नाली और गली बनाई गई थी, फिर चबूतरे बनाए गए थे, इसके बाद में मकान बनाए गए। ठीक है, अब यहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उसके अलग अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसमें मिलता है दुर्ग का। अब दुर्ग को भी एक बार समझ लीजिएगा, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, इसको भी आपको समझना होगा। ठीक है, तो दुर्ग के विषय में दिया रहा है, हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा, ऊंचा और पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। ठीक है, ऐसा है। अब इस नियोजन में विविधताएं भी हैं, काफी सारी विविधताएं हैं। धौरावली तथा लोथल ये 2 ऐसे स्थान हैं जहां पर स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। जी हाँ, ये पूरी की पूरी बस्ती किलेबंद थी, अर्थात ऊंचा जो कि एक जिसको दुर्ग कहा जाता और जो निचला शहर था, इन दोनों को एक ही साथ किलेबंद क्षेत्र में रखा गया था। ठीक है, तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घिरे अलग किए गए थे, मतलब पूरे शहर को एक बार किलेबंद कर दिया गया। इसके बाद में पूरे शहर में कई सारे इलाकों को अलग से एक बार दीवारों में घेर कर किया गया। ठीक है, अर्थात उनकी फिर से दीवार बनाई गई, उनको घेराबंदी की गई। ठीक है, अर्थात शहर के अंदर घेराबंदी की गई। ठीक है, अब लोथल में दुर्ग दीवार से गिरा, लोथल जो है ये दुर्ग दीवार से गिरा तो नहीं है पर ऊंचाई पर बना हुआ पाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते इसी के साथ में। अगला पॉइंट मिलता है गृह स्थापत्य ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी समझिएगा। पहले की घर कैसे बनाई जाती है, स्थापत्य कला कैसी थी, इसको भी समझिएगा। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो आवासीय भवन है उनका उदाहरण प्रस्तुत करता है क्या, मोहनजोदड़ो का निचला शहर। ठीक है, अर्थात वहां पर आवास के लिए भवन बनाए गए थे। ठीक है, और इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित भी थे जिनके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों के केंद्र था। अब
यहाँ पर आज भी आप लोग देखते हैं जो गांव में आंगन देखे जाते हैं, आजकल शहर में तो आंगन नहीं देखे जाते हैं। अधिकतर लोग जो शहर में अपने मकान बनवाते हैं वो इतना कुलिया टाइप का बनवाते हैं, उनमें आंगन होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन शहर में अगर अगर गांव में जाकर के देखेंगे तो आज भी आंगन देखने को मिलते हैं। और जो पुराने मकान है शहर में वहां पर भी आजकल आपको आंगन देखने को मिलेंगे। लेकिन आजकल के जो मकान बनाए जा रहे हैं ना शहरों में, वहां पर आपको आंगन वगैरह कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो आंगन होते थे हड़प्पा सभ्यता के समय, वो आंगन खाना पकाने और कताई करने के लिए, जैसे मतलब अनेक कामों के गतिविधियों के केंद्र होते थे, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है कि हड़प्पा वासी एकांतता अर्थात एकांतवास को बहुत महत्व देते थे। जी हाँ, जो कि उनकी भवन निर्माण पद्धति से भी परिलक्षित होता है, ठीक है। अर्थात जो अपने भवन को निर्माण करते थे उसमें कुछ इस प्रकार से दर्शाते थे, उसका कुछ इस प्रकार से निर्माण करते थे जो कि एकांतता का एक प्रतीक दिखाई देता था, अर्थात उसमें एकांतता का महत्व दिखाई देता था, ठीक है। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां बिल्कुल नहीं होती थी, अर्थात जो जमीन से दीवारें बनाई जाती पहली मंजिल की, यहाँ पर खिड़कियां नहीं होती थी। और इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं किया जा सकता था। कुछ इस प्रकार से ये बनाए जाते हैं। अब इस बार यहाँ पर मैंने आपको जब बताया है कि जो मुख्य द्वार से आप आंगन का आंतरिक अवलोकन नहीं कर सकते हैं, तो इसको एक बार समझिएगा। जैसे कि ये पूरा घर बन गया, ठीक है, इसमें ये मेन गेट है, ठीक है। मेन गेट के आगे एक दीवार खड़ी कर दी गई और उसके बाद में ये आंगन है, ठीक है। ये आंगन है, आसपास कमरे बना दिए गए ये। अब यहाँ पर ही बाथरूम कर दिया गया, यहाँ किचन कर दी गई और यहाँ पर आम गतिविधियों के केंद्र हो गए पूरे, ठीक है। तो यहाँ से जब आप प्रवेश करोगे तो आपके सामने दीवार आएगी, ठीक, दीवार आएगी, जबकि ये घर नहीं आएगा, ठीक। तो इसी प्रकार से कुछ मकान बनाए जाते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि हर घर का ईंटों के फर्श से बना हुआ अपना एक स्नान घर होता है। जिस प्रकार से आजकल आप लोग देखते हैं कि आपके घर में बाथरूम होता है, इसी प्रकार से जितने भी हड़प्पा सभ्यता के घर हैं, हर घर में एक मतलब स्नान घर होता था जिसको बाथरूम आजकल आप लोग कहते हैं, जिनकी नालियां जो होती थी वो दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी, ठीक है। और कई आवासों में कुएं भी मिले हैं। अब जो कुएं थे, जो कि अधिकांश एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जो कि जिसमें बाहर से आया जा सकता था, अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी घरों में कुएं मिले हैं वो ऐसे स्थान पर बनाए गए थे जिससे कि जो बाहर चलने वाला लोग है, जो बाहर चलने वाले व्यक्ति हैं, वो भी वहां आकर के पानी पी सकें, ठीक है, जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था, अर्थात जो रास्ते से निकलने वाले लोग थे इनके द्वारा इन कुओं का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। कितनी? 700 थी। जितने भी कुएं मिले हैं सारे के सारे कुओं की संख्या 700 देखी गई, ठीक है। अब अगला पॉइंट मिलता है सामाजिक भिन्नता का अवलोकन। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे उनमें सामाजिक भिन्नता किस प्रकार से थी, कितने सामाजिक रूप से भिन्न थे, इस बात को भी यहां पर आप समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें मिलता है शवाधान, अर्थात मरने के बाद में उनके जो शव होता था, उनका जो शरीर होता था, मृत शरीर, उसका किस प्रकार से दफनाया जाता, इसको लेकर के, ठीक है। यही सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है, इसको समझिएगा। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता है। गर्त का अर्थ होता है गड्ढों में, ठीक है, गड्ढों में दफनाया गया था। और कभी कभी गर्ताबास जो होते, गर्त जो शवाधान गर्त को बनाकर के एक दूसरे से भिन्न होते, मतलब जो कभी कभी ऐसा मिलता है कि जो शवाधान गर्त मिले जहां पर सबों को रखा गया है, अर्थात जो कब्रें मिली हैं वो एक दूसरे से भिन्न मिली हैं, ठीक। इससे क्या होता है, सामाजिक भिन्नता का पता चलता है, ठीक है। और कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई है। अब जब भैया ईंटों की चिनाई की, कुछ स्थानों पर बिल्कुल ऐसा ही कच्चा पड़ा है, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी भिन्नता थी, ठीक है। और हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधान सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करते कि किस प्रकार से समाज में भिन्नता थी, किस प्रकार से क्या था, ये संकेत करते, ठीक है। भैया किसी के जो मतलब कब्र बनाएगी वो ईंटों से उसकी चिनाई की गई, किसी की बड़ी कब्र बनाएगी, किसी की छोटी कब्र बनाएगी, किसी की कब्र बहुत अच्छी बनाई गई है तो किसी की कब्र मतलब अच्छी नहीं बनाई गई है। इनसे पता चलता है कि कितनी सामाजिक भिन्नता थी, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है कि कुछ कब्रों में मृद भांड तथा आभूषण मिले हैं जो कि संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्योपरांत प्रयोग किया जा सकता था, ठीक है। पुरुषों और महिलाओं दोनों शवाधानों से आभूषण मिलते हैं, ठीक है। जो पुरुषों के शवाधान है अर्थात जहां पर पुरुषों को दफनाया गया या फिर जहां पर महिलाओं को दफनाया गया, इन दोनों ही शवाधानों से हमको आभूषण मिले हैं, ठीक है, जिससे पता चलता है कि लोग आभूषण में दफनाना पसंद करते थे, ठीक है। और जो कब्रें मिली हैं, कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हम लोगों को जो कि संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्योपरांत अर्थात मरने के बाद में प्रयोग किया जा सकता था, ठीक है। ऐसी वस्तुओं को दफनाया गया, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है कि 1980 के दशक के मध्य के कब्रिस्तान में
देखिए 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा कब्रिस्तानों की जब वहां पर खुदाई की गई, उनके उत्खनन किया गया, तो उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप में शंख के 3 छल्ले और जेस्पर एक प्रकार का उपरत्न होता है इसके मनके, तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना हुआ एक आभूषण प्राप्त हुआ। ठीक है, अब कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया कि भैया तांबे का दर्पण, यही तांबे का दर्पण कुछ इस प्रकार से तांबे का दर्पण बनाया जाता और इसके साथ में दफनाया गया। परंतु कुल मिलाकर के ऐसा लगता नहीं कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे उनका मृतकों के साथ में आम बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं था। ठीक है, विश्वास नहीं था, दफनाने में विश्वास नहीं था। एक मिनट। परंतु कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनके निवास हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ में बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। ठीक है, विश्वास उनका नहीं था, ऐसा ही लगता है। ठीक है, और मतलब काफी सारी चीजें दफनाई गई हैं, लेकिन जब पूरा अध्ययन किया गया, अच्छे से पता लगाया गया, तो ऐसा ही लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है विलासिता की वस्तुओं की खोज। ठीक है, अब भैया विलासिता की वस्तुओं की खोज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिएगा। पुरातात्विक उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो कि दुर्लभ हो अथवा महंगी हो अथवा स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध हो, अर्थात जिनका स्थानीय स्तर पर ना प्रयोग किया जा सके। जैसे कि आजकल आप लोग देखते हैं, अपने समय में अगर आप लोग आकर के देखेंगे तो आईफोन की अगर हम बात करें तो ये अमेरिका का है, सबसे महंगा है। ठीक है, एप्पल है, महंगा है। तो ऐसे फोन जो हैं इनका अगर आप देखोगे तो ये फोन आपको जल्दी से उपलब्ध नहीं हो पाते। शहरों में तो आजकल देखे जाते हैं, लेकिन गाँव में बहुत ही कम देखे जाते हैं कि कोई आईफोन चला रहा है। ठीक है, और उदाहरण भी आप लोग देखें ना कि किडनी बेच करके आईफोन मंगाना है, खेत बेचकर आईफोन मंगाना है, तो इस प्रकार देखें तो इसी प्रकार से जो पुरातत्वविद हैं वो ऐसी वस्तुओं को जो कि दुर्लभ हो अर्थात आसानी से प्राप्त ना हो सके या फिर महंगी हो, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध हो, ऐसे पदार्थों को जल्दी तकनीकों से जो बनाई गई हो, इन सभी को मतलब काफी महत्व देते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से एक फायांस आता है। ठीक है, जो फायांस आता है ये दिया गया फायांस से बना हुआ एक पात्र है, जो फायांस से घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पका करके बनाया गया एक पदार्थ होता था। तो फायांस के छोटे पात्र समप्ता जो है कीमती माने जाते थे, और क्योंकि इन्हें बनाना बहुत ही कठिन था, अर्थात जो आसानी से उपलब्ध ना हो सके, इन सभी वस्तुओं को पुरातत्वविद बहुत ही कीमती मानते हैं। ठीक है, अब यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के विवरण का अध्ययन करें तो हम ये पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बने हुए जो दुर्लभ वस्तुएं हैं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं में केंद्रित हैं। जी हाँ, यहाँ पर केंद्रित है, और जो छोटी छोटी बस्तियां मिलती हैं वहां पर बिरले में मिलती हैं, अर्थात बहुत ही कम मात्रा में मिलती हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस से बने हुए लघु पात्र जो कि संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, और कालीबंगा जैसे छोटी बस्तियों से बिल्कुल भी ये नहीं मिलते हैं। ठीक है, अर्थात क्या था कि विलासिता की वस्तुएं, यहाँ पर साफ तौर पर बात की गई कि जो अमीर वर्ग के लोग हुआ करते थे वो विलासिता की वस्तुओं को लेकर के आते थे अपने भोग विलास के लिए। ठीक है, अर्थात अपनी आरामदायक चीजों के लिए, अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए। जो अमीर लोग हो जाते थे, जो मतलब प्रशासन वाले व्यक्ति हुआ करते थे, जो पुरोहित वर्ग के लोग होते थे, वो ऐसा करते थे। ठीक है, जो छोटे लोग होते थे वो ऐसी वस्तुओं को ना तो ला पाते थे और ना इनका उपयोग कर पाते थे। तो इससे हमको सामाजिक भिन्नता का पता चलता है, किस प्रकार से पहले समाज में भिन्नता थी। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट मिलता है सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह ही कीमती था। ठीक है, और जो हड़प्पा स्थलों से हमको ये सोना मिला है, स्थलों में मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए। जिस प्रकार से आजकल आप लोग देखते हैं, जब नोटबंदी हुई थी तो महिलाओं के बक्सों से, अलमारी के नीचे से, तकिया के नीचे से, गद्दे के नीचे से, या फिर हम बात करें बक्से के अंदर सबसे नीचे वाली जो नहीं पेपर बिछाया था उसके नीचे से रुपए निकले। इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने भी जो स्वर्ण के आभूषण थे उनको छिपा करके रखा था, वहां से हमको मिले हैं उनके आभूषण, आज जब उनकी खुदाई की गई, जांच पड़ताल की गई तब। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 का वीडियो कल आएगा 12 बजे। ठीक है, पार्ट 1 का वीडियो आज लेट हो गया तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग एनसीईआरटी के नोट्स लेना चाहते हैं, क्लास 6 से लेकर के जो 8 तक की हमारी एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स है, जो लोग भी इसके नोट्स लेना चाहते हैं हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद में हम आपको इनके नोट्स देंगे, लेकिन इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर ये रहा, आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है दृढ़ संकल्प 2.0। ठीक है, तो दृढ़ संकल्प 2.0 पर हम आपके लिए डेली की डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस की वीडियोस लाते हैं। अगर आप लोग उन क्वेश्चंस को नहीं देखते हैं तो अवश्य देखा करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं।
हैं और मतलब 2 दिनों तक नहीं आ पाए तो आज आपको शाम को देखने को मिलेंगे। शाम को क्या, शाम तो मतलब हो ही गई है। अभी आपको देखने को मिलेंगे, शायद आ चुका होगा वीडियो, ठीक है? तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं दृढ़ संकल्प 2.0 पर आज के सारे वीडियोस आपको वहाँ पर मतलब कल के और आज के करंट अफेयर वीडियो आज वहाँ पर आगे आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।